स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग से। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है वो बता रहा हूँ। देखो, कभी भी आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, एनी बिजनेस इफ यू वांट टू स्टार्ट, बिफोर दैट यू शुड स्कैन द एनवायरमेंट। हाउ टू स्कैन द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट को कैसे स्कैन करते हैं? एनवायरमेंट को स्कैन कैसे करते हैं? स्कैनिंग द मार्केट। कैसे होता है सर? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम विलिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मुझे एक लग्जरी कार का शोरूम स्टार्ट करना है। सपोजिटली मर्सिडीज का मुझे शोरूम स्टार्ट करना है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कंझावला के अंदर वहां पर उसका शोरूम खोलूं। डू यू थिंक इट विल वर्क? दूसरे दिन गाड़ी अभी मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो जो सेगमेंट है वहां पर अलग है। इफ आई वांट टू स्टार्ट एप्पल शोरूम में जहांगीरपुरी, ठीक है, तो वो मार्केट सेगमेंट वहां पर एप्पल खरीदने वाला वहां नहीं जाएगा, जे कॉलोनी, ठीक है, वहां नहीं जाएगा। अगर आप वैसा वैसा करके देख लो, अगर आप एक छोटी सी दुकान जो भेलपुरी एक्सेट्रा बेचने वाली है, वो आप स्टार्ट करना चाहते हो एक बड़े मॉल में, ठीक है, कैंडीज एक्सेट्रा, वो शायद वहां इतनी ना चले। नॉट दोज लग्जरी कैंडीज, प्रीमियम कैंडीज नहीं, नॉर्मल जो रोड साइड मिलती है, जो छोटे एरियाज में बिकती है ज्यादा, 50 में से 1 रुपए वाली, ठीक है, हाँ, काइंड ऑफ, जिसको शुगर कैंडी बोलते हैं। नॉट द प्रीमियम शुगर कैंडी, कईयों ने शायद देखी भी ना हो, ठीक है, हिंदी में नींबू रस की जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, हाँ हाँ, अभी बाद में विजुअलाइज करेंगे। तो वो कहने का मतलब है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, उससे पहले मार्केट को स्कैन करो कि क्या चलेगा। और एग्जांपल देता हूँ, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ मीट शॉप, आपको मीट शॉप स्टार्ट करनी है और आप सोचते हो वाराणसी में करते हैं या हरिद्वार में करते हैं, तो शायद वो उतनी ना चले। एरिया विच हैज मोर ऑफ सिख कम्युनिटी, कुछ ऐसे एरियाज है पंजाब में जहां पर मोस्टली सिख कम्युनिटी है, ठीक है, आप उन एरियाज के अंदर अपना सलून, हेयर कटिंग का सलून स्टार्ट करते हो। अंडरस्टैंड? आपको शायद वो चीज इतनी वहां पर सेल ना हो पाया, क्योंकि वो एरिया में मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ही नहीं है। मार्केट में उस चीज की डिमांड है। उस मार्केट को सर्च करो पहले कि उस मार्केट में डिमांड किस चीज की है। क्योंकि सिख कम्युनिटी हेयर कट नहीं करती, तो वहां पर उस एरिया में उसको खोलना यूजलेस है। क्योंकि हरिद्वार के अंदर मीट शॉप खोलना वो एक हमारे लिए प्योर प्लेस है। अगर खाते भी हो आप, तब भी शायद वहां जाके उसको अवॉइड करोगे आप, है ना, तो वहां पर शायद वो चीज ना चले। या वाराणसी के अंदर अगर आप लग्जरी कार का जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, कंजावला साइड में वहां खोल, जो प्रॉपर लोकल एरिया में घरों के बीच में, शायद वो ना चले। बट वहीं पर आप टीवीएस की जो लूना या स्कूटी होती है वो खोल दो, या साइकिल की दुकान खोल लो, शायद चल जाए। परचेजिंग कैपेसिटी हो उस एरिया में, जो चीज चलती है उसी को खोलो ना, है ना। आप स्टारबक्स खोलना चाहते हो, यू आर गोइंग टू जे कॉलोनी, अभी शायद कईयों को नाम भी नहीं पता जे कॉलोनी किधर है, अशोक विहार के पीछे जुगी एरिया, जे कॉलोनी। आप स्टारबक्स वहां पर खोलना चाहते हो, पहली बात वहां पर चलेगा। दूसरी बात, कोई अगर जाके वहां ट्राई भी करेगा पीने का तो नहीं चलेगा। तो स्टारबक्स ने कौन सा एरिया ढूंढा अपने लिए? एनएस, नेताजी सुभाष पैलेस। क्यों? क्योंकि सर वो हैपनिंग है, महंगा है, और अगर किसी को एंजॉय करना है या टाइम पास करना है तो वो यहाँ आएगा। तो मार्केट को स्कैन किया उन्होंने कि किस जगह खोला जाए, क्या प्रोडक्ट है। डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट आप उस तरीके का मार्केट का सर्च करो, इन्वायरमेंट को स्कैन करो, एंड ऑल्सो टारगेट ऑडियंस। आप चीज देखो, जो स्टेशनरी की बुक्स की शॉप होती है, काफी सारी स्टेशनरी बुक्स की शॉप स्कूल के नजदीक होती है, कॉपी किताबों की। क्यों? क्योंकि वहां पर चलती है। अच्छा, और इससे भी बेस्ट एग्जाम्पल, मेडिकल शॉप, केमिस्ट की शॉप काफी अभी आगे नाम सर। क्यों सर? क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ेगी, और चाहे आप डिस्काउंट नहीं भी दो, भागते हुए जाके लेके आओ, चलती है सर। आपको ग्राहकों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ग्राहक खुद आएगा आपके पास, है ना। तो आपने टारगेट ऑडियंस देखा, यू आर अ केमिस्ट, योर टारगेट ऑडियंस इज डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन सबसे ज्यादा काम मिलेगा, तो सीधा वहीं जाओ ना, वहीं खोल लो आप, ठीक है। आप जो ये जो कैंडीज, खिलौने बेचते हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के स्कूल के सामने आइसक्रीम के ठेले एक्सेट्रा लगे होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो वहां पर उस चीज की डिमांड है, उस चीज की डिमांड है।
स्कूल के सामने कभी भी आपको स्टारबक्स तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतनी परचेसिंग कैपेसिटी नॉर्मल बच्चों को बता रहा हूँ वो नहीं है उनकी, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस के सामने कौन से चलते हैं, ईटिंग स्पॉट्स, वो चलते हैं, समझ आया। स्कूल के सामने आप मर्सिडीज का शोरूम खोलो, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, वो नहीं चलेगा। रात में उस एरिया में खोलो जहाँ इंडस्ट्री ऑफिस हो या एक ओपन एरिया हो जहाँ पर लोग टेस्ट ड्राइव ले सकें, तो अपना एनवायरमेंट स्कैन करो जो भी आप काम करना चाहते हो, ठीक है, समझ आ गया मेरी पॉइंट। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया, वट एवर टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, बिफोर स्टार्टिंग टू दैट यू हैव टू स्कैन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट यूज योर प्रेजेंस, किस एरिया में खोल रहे हो आप, योर टारगेट ऑडियंस क्या है आपका, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज द सप्लाई, you must also see the transportation cost as well before environmental in the environment side. What do you mean by transportation cost? Sir, my buyer is sitting at NSP, मेरा बायर NSP में बैठा है, तो सर NSP खोल लो ना, क्योंकि मेरा बायर NSP में है, मैं यहाँ से NSP माल भेजूंगा, NSP में रेंट पे मिलता है मुझे 30,000 में, यहाँ पर मिलता है रेंट पे मुझे 20,000 में, कितना सेव कर रहा हूँ उधर खोल के 10,000। एवरी मंथ जब मैं वहां ट्रांसपोर्ट करूंगा ना अपना सामान, तो मेरे लग जाएंगे 50,000, घाटा कितने का खा रहा हूं मैं, 40,000। बेटर है ना वही बोलूं जहां मेरा बायर बैठा है पास में, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा मेरा, है कि नहीं, दैट्स एनवायरमेंटल, समझ आया। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आ जाओगे आप बेस्ट चीज है, ध्यान किस पे रहेगा फिर आपका, क्योंकि टारगेट ऑडियंस को मार्केट में प्रेस करने में उसमें ध्यान नहीं है अब आपका ध्यान किस में, ग्रोथ में सबसे पहले। अदरवाइज तो आपका फोकस किस पे रहेगा, कैसे न कैसे करके ऑडियंस को ग्रैब करो, कस्टमर को लेके आओ, पहला तो बिजनेस का यही बोलो, जब कस्टमर आने लग जाता है उसके बाद आपका ध्यान किस पे जाता है, इनोवेशन, अब क्रिएटिविटी लेके आते क्योंकि कस्टमर आपके पास है ना। आगे नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या मतलब है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग से फायदा क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेनिफिट, मैं ऑलरेडी एग्जांपल में तो बता ही चुका हूं आपको, हाँ बताइए। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेस हो जाती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेस हो जाएगी आपकी, भाई मेरी डिमांड कहाँ कितनी है, किस एरिया में मेरी डिमांड होगी, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे आपके, गुडविल प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा इंक्रीज होगी। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैन करने के कुछ तरीके होते हैं, देखो सेकंड तरफ, the importance of environmental scanning was first recognized by the life insurance firm in the late 1970s, 1970 में। For the instance, at the time, the demand for life insurance was declining. उस वक्त life insurance की demand गिर रही थी, and the insurance firm had failed to recognize that there was fundamental change in family structure in the US. Fundamental structure US में family structure change हो रहा था और अब हमारे यहाँ हो रहा है, हम थोड़ा सा 20-30 साल लेट चलते ना मुझसे, वो जो 20 साल पहले करते थे हम अब करना शुरू कर रहे हैं, वो जिन चीजों को छोड़ रहे हैं हम कर रहे हैं। तो अब इंडिया का फैमिली स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा बनता जा रहा है, धीरे धीरे लोग क्या बनते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली, धीरे धीरे क्या ऑलमोस्ट हम बन चुके हैं, 10 साल से सिस्टम चल रहा है, अब तो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली, तो माँ बाप खुद ही कहते हैं शादी हो गई अलग ही रहने लगता है, ये चीज आती जा रही है कि ऊपर नीचे, अभी धीरे धीरे सिस्टम क्या आया, ऊपर नीचे, थोड़े दिनों में आएगा आसपास, और थोड़े दिन में आएगा दूसरे एरिया, और आ भी गया कि वो नौकरी, बच्चे वहां नौकरी कर रहे हैं तो वो वहां रहते हैं, माँ बाप दूसरी जगह रह रहे हैं, तो ये सिस्टम बनता जा रहा है, पहले यूएस में था तो वो पानी अभी पड़ रहा है इंडिया वाली। For the instance, at that time, demand for life insurance was declining, and the insurance firm had to fail to recognize that there was a fundamental change in the family structure in the US. Young families in the late 70s tend to be dual career couples. मतलब क्या हुआ सर, इंश्योरेंस कब करवाते हो आपके जाने के बाद में, लाइफ इंश्योरेंस आपके जाने के बाद में, आपके स्पाउस या आपके बच्चे, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, आपके स्पाउस या बच्चे एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, वही तो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आपको पता है कि मेरी वाइफ ऑलरेडी वर्किंग है, मेरी डेथ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 50 कमाता हूँ, वो 50 कमाती है, 1 लाख हो जाता है, अब मैं चला जाऊंगा तो 50 वो कमाएगी,
तो एकदम से झटका नहीं लगेगा, जी सकेंगे। तो क्यों इंश्योरेंस करवानी? इंश्योरेंस इज एक्सीडेंट प्रॉन, मतलब आपके फ्यूचर में होने वाले आपके साथ एक्सीडेंट को पहले से रोक देना क्या है? इंश्योरेंस है कि दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट के अगेंस्ट आपको एक कवर मिल रहा है। तो पता ही है एक्सीडेंट हो भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों इंश्योरेंस करवाऊंगा? तो लेट 70s में पहले वुमेन वहां पर भी इतनी खास वर्किंग में नहीं थी। बाद में क्या हो गया सिनेरियो, जैसा इंडिया में हो रहा है ना, अब तो एक होप ही नहीं होती कि वर्किंग है। अब पढ़ क्यों रही है लड़कियां? ऑब्वियसली सब जॉब करनी है, हमें हाउसवाइफ नहीं बनना, ठीक है। तो जब भी जो आने वाली जनरेशन है शादियां होंगी तो उनके फैमिली में दो लोग काम करने वाले हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर वाइफ की डेथ हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए या वो इनकेपेबल हो जाए अर्निंग को, तो फैमिली को झटका तो नहीं लगेगा। तो वाई टू गेट इंश्योरेंस? इंश्योरेंस करवानी क्यों? क्यों? क्योंकि वो टाइम पे उसके पास पैसा है ना। क्यों चाहिए आपको पैसा? फिर ये स्टेज थी यूएस के अंदर जो 1970s के अंदर वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एट अ हायर स्पीड, वुमेन ने जो जॉब करनी शुरू कर दी। तो इंश्योरेंस डिक्लाइन हो गई इस वजह से, ठीक है। Was increasing prefer to remain childless for the longer period of time. अभी इंडिया में हो रहा है childless for the longer time after the marriage। कि पहले होता था बच्चे जल्दी प्लान होते थे, अब क्या होता है? लेट्स एंजॉय द लाइफ, थोड़े दिन घूमते फिरते हैं, ये बच्चे तो लेट 35, मतलब पहले जो बच्चे 25 या 20 में होते थे जिनके अभी 35 से 40 में जा रहे हैं। नहीं होगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है आईवीएफ, अडॉप्शन। अब आजकल तो अडॉप्शन एक नया सिस्टम है कि कोई फर्क क्या पड़ता है अडॉप्ट कर। पहले अडॉप्शन को इतना अच्छा नहीं देखा जाता था एक टाइम पे कि गोद लिया हुआ बच्चा है, उसको उस बच्चे को भी गलत नजर से देखा जाता था, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी उसको, ठीक है। आज की डेट में अपने वाले कोई नहीं करते एक्सेप्ट, सोसाइटी वाले ठीक है। आज की डेट में ये हो रहा है कि ये अपना है तब भी कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है अपना ही तो है, क्या फर्क पड़े, मतलब बच्चे ही तो है, क्या हो गया फिर सर पे बिठा दे। मतलब अभी क्योंकि अपने वाले से भी इतनी खास होप नहीं है। कहने का मतलब है अभी चाहे अपना बच्चा है, वो भी मुझे पता है कि 10-15 साल बाद वाली जनरेशन कुछ करने वाली नहीं है हमारे लिए, एंड सो इज यू। और आने वाली जनरेशन, ये जो आ चुकी जनरेशन जो अभी है, वो इतने माँ बाप से कोई, और माँ बाप भी उस स्ट्रक्चर में चले गए, उनको एक्सपेक्टेड नहीं कि प्रणाम करेंगे वो हमें, ठीक है। पहले होता था घर से निकलने टाइम मम्मी पापा को प्रणाम करते थे, आजकल आपकी मजाक बन जाए अगर आप कर लो, ठीक है। माँ बाप कुछ शौक में आ जाए क्या हो गया, ठीक है, सर ने क्या सिखा दिया, ठीक है। पहले होता था कि घर से निकलने टाइम माँ बाप को ग्रीट करेंगे, प्रणाम करेंगे, अगर आप किधर भी जाओगे तो पूछ के जाओगे कि नहीं गो देयर, मना कर दिया तो आई विल नॉट गो देयर। कोई भी गलत आते स्मोकिंग ड्रिंकिंग एक्सेट्रा नहीं है। आजकल माँ बाप भी एडजस्टिव है, थोड़ा बहुत करता है करने, ठीक है। ज्यादा रोकेंगे तो सर फिर सड़कों में नालों में पड़ा रहे समझ आया ना। आजकल तो शराब तो कम हो गई है ना, शराब तो छोटे लोग मतलब गंवार लोग पीते हैं, अब तो सीधा आगे ड्रग्स पे आ गए। शराब तो गंवार लोग पीते हैं, ऐसे छोटे मोटे नशे तो गंवार करते हैं देहाती। अब आप नेक्स्ट लेवल चले गए हो, वीड, और हायर साइड उसमें। एंड ट्रस्ट मी, दिल्ली सबसे, दिल्ली पंजाब हाईएस्ट स्पॉइल्ड नेटवर्क बना रहा है। दिल्ली पता नहीं चल रहा है, रीजन भी बहुत बड़ा है। पंजाब छोटा है, पता चल रहा है। वहां पर तो एक एक्सट्रीम लेवल है, ये चीज एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल है। मतलब जो नहीं करता था नशा बेटा कमा रहा है, मतलब पागल तो नशा नहीं कर रहा, ये हालात है वहां पर, ट्रस्ट में। एंड दैट्स द रीजन यंगस्टर जो है, जो मेच्योरिटी लेवल बूढ़े जल्दी होते जा रहे हैं, बूढ़ा जल्दी होता जा रहा है। और दिल्ली का यूथ भी सेम ही है, ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक है। नॉट एवरीवन बट मेनी ऑफ देम। शायद आप लोग देखो, हम लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अभी तक हमारे अंदर इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं है। अब थोड़ा सा दिल्ली को साउथ की साइड चले जाए, आपको दिखेगा वहां पर नॉर्मल है, इट्स ओके, वेरी नॉर्मल। किसी का नशे कर रहे हैं, और कॉलेजेस में जाऊंगा दिल्ली में पीजी में और जो रह रहे हैं नॉर्मल ये चीज। तो ये एक चेंज आया एनवायरमेंट में, और कंपनीज अगर इस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगी, अगर नहीं देखेंगे तो वो पार हो जाएंगे। दिस इज द एनवायरमेंट स्कैनिंग यू मस्ट सी बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। एनवायरमेंट स्कैनिंग के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, अगर हम कंपनीज की बात करते हैं
कंपनीज की बात करते हैं तो बिफोर एंटरिंग एनी एनवायरनमेंट व्हाई डोंट यू सी योर स्ट्रेंथ एरिया? एप्पल एप्पल का स्ट्रेंथ एरिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एप्पल का स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो क्यों ना एप्पल अगर कोई भी मार्केट में नई चीज लॉन्च करे उससे पहले अपनी स्ट्रेंथ दैट इज मोबाइल, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी उसको यूज करके लॉन्च करे। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेंथ। एप्पल नेम इज द स्ट्रेंथ। एनकैश करो एप्पल। दूसरा स्ट्रेंथ हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया। जैसे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होती क्या है? समथिंग विच गिव्स यू एडवांटेज ओवर अदर्स। हाउ डज इट सर्व द सोसाइटी बेटर देन एनीवन एल्स? सोसाइटी, हाउ डज इट सोसाइटी, आपकी स्ट्रेंथ सोसाइटी को या दूसरी सोसाइटी इन द सेंस पब्लिक एट लार्ज को किस तरीके से हेल्प करती है, वो भी क्या स्ट्रेंथ। हाउ डू यू यूज यूनिक और लोएस्ट कॉस्ट रिसोर्सेज टू योर आइडिया दैट अदर्स कांट? दूसरों से बेटर काम करो आप, वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ बीइंग आस्क्ड यू आर गुड इन विच सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, वो आपका क्या है स्ट्रेंथ है। जैसे 4 सब्जेक्ट के पेपर देने आपको 4 सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अज्यूमिंग कि 400 मार्क्स का पेपर अगर आपको, तो आपको कितने पास होने के लिए चाहिए? 200 चाहिए। योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ इज एनी एक सब्जेक्ट, कौन सा वैसे कोई कोई एरिया सब्जेक्ट स्ट्रेंथ कौन सा? इको, इको अकाउंट्स और भी कोई मैनेजमेंट भी किसी का मैनेजमेंट एरिया ऑफ स्ट्रेंथ अच्छा है क्योंकि उनमें नंबर खिंच जाते हैं, मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा कटते हैं क्योंकि हमें इजी लगता है। मैनेजमेंट जिसको स्ट्रॉन्ग नहीं है स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि एक टिपिकल सब्जेक्ट है जिसमें ये लगता है आता है ये तो क्या है, और उसी में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। मेक इट स्ट्रॉन्ग, अगर रैंक लानी है मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना। तो सपोजिटली आपको 400 में से 200 नंबर चाहिए, तो किसी बच्चे का अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, किसी का इको स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैनेजमेंट, किसी का लॉ, जो भी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है आपका, व्हाट विल यू डू? आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाओगे, मुझे तो 200 ला देना, 100 में से 80 उसमें ले आते हैं बच्चे, 120 40 40 40 टीमों में ले आते हैं, 120 80 एक में ले आते हैं और 40 40 40 तीनों में ले आते हैं, तब भी हम पास हो जाएंगे। आपने यूज क्या किया अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को सक्सेस के लिए यूज किया। दिस इज स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ जिस चीज में उसको ज्यादा यूज करो नंबर लाने के लिए, कमाने के लिए, पैसा कमाने। व्हाई विल यू बी सोल्ड, मतलब आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्यों, वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। क्यों बिकता है एप्पल का प्रोडक्ट? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, है ना। तो क्वालिटी टेक्नोलॉजी की अगर वजह से बिक रहा है तो आपको एरिया स्ट्रेंथ क्या हो गया? आपकी क्वालिटी। यूएसपी पता क्या होती है? यूएसपी वो भी क्या आपकी स्ट्रेंथ है। क्यों आपको खरीद रहे हैं लोग? नेक्स्ट, वीकनेस, यूनिकनेस। वीकनेस क्या होती है? वीकनेस का मतलब क्या होता है? वीकनेस, वीकनेस इज द एरिया वेयर यू आर नॉट, वेयर अदर्स आर गुड। ये नहीं कहूंगा आप बुरे हो उसमें, वेयर अदर्स आर गुड, वो क्या आपकी वीकनेस का एरिया। जैसे व्हाट इज द फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पर आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मिल जाता है, वो क्या है? मैं इस व्हाट आर द फर्दर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कौन से एरिया में आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी भी अवेलेबल है? वेयर योर इंप्रूवमेंट इज स्टिल देयर। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल को भी इंप्रूवमेंट किस जगह पर है? बैटरी, ब्लूटूथ, जिस वजह से कुछ लोग उसको नहीं खरीदते। या फिर मैकबुक अगर इनका एक प्रोडक्ट है उसको क्यों ना यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, सही। देन व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी अवॉइडेड, आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, वो आपकी वीकनेस है। ठीक है, आप अपने ऊपर भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, पर्सनली अपने ऊपर। यू विल बी, योर सर्विसेज विल बी सोल्ड। आप मार्केट में जब जॉब लेने जाओगे तो आपकी सर्विसेज बिकेगी, एग्री। आपकी कुछ स्ट्रेंथ एरिया, जैसे आप कहोगे सर मैं इसलिए मुझे हायर करो बिकॉज मेरी मैनेजमेंट, मैं मैनेज अच्छा करता हूँ चीजों को, मैनेजमेंट एडमिन में डाल, मैं एक अच्छा लॉयर हूँ तो मुझे किसमें डाल दो आप? कोर्ट के केसेस में। मेरा अकाउंट्स अच्छा है तो मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल दो। ठीक है, इस तरीके से आप इस वजह से बिकोगे। सर मैं लॉ के सारे सेक्शन लर्न हूँ, आप कोई भी सुन लो, मैं टेक्स्ट पे हूँ,
लॉ के सारे पॉइंट्स पता है, केसेस पता है, ये आपका यूएसपी हो गया, किसी और को नहीं आता होगा। स्ट्रेंथ आपकी, वीकनेस क्या आपकी, सर मे बी आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, मुझे आते हुए भी मैं बोल नहीं पाता, वो क्या मेरी वीकनेस है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का एरिया वो आपका। दूसरा, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है आपको, सर आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, waste a lot of time avoiding. तीसरा, what are people in your market likely to see as a weakness? What are people in your market likely to see as a weakness? कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके मार्केट में भी आपकी कौन सी चीजें मार्केट में एज ए वीकनेस देखी जाएगी, कि कौन सी चीजें आपकी मार्केट में वीकनेस। एप्पल के लिए ब्लूटूथ, बैटरी बैकअप, ठीक है, और आपके लिए फॉर एग्जांपल कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता और दूसरे बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते खाली उनके लिए बता रहा हूं, या आई एम वीक इन दैट, या मैं फ्लुएंट नहीं, ठीक है, तो वो मेरी वीकनेस है। देन व्हाट फैक्टर्स लूज योर सेल, आपको हायर करने से कौन से फैक्टर रोकेंगे। और दूसरा, एप्पल को सेल होने से कौन सी चीज रोकेगी, सबसे पहला प्राइस, दे शुड वर्क ऑन दैट, बट वो वर्क करने में उसको प्रीमियम चीज नहीं देगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देन अपॉर्चुनिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी, सर जो एरिया अभी भी अनटैप पड़ा है आपका, सर आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्यों ना मैं सेम ही क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाऊं, ऑलमोस्ट पेपर सेम है। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सीए, या सीए अगर कोई बच्चा कर रहे हैं तो उसके लिए सीएसए का अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है और मेरे पास 2 डिग्रीज आ जाएंगी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि मैं अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में, और जो सीएस है खाली सीएस करना चाहता है वो कहता है सर एलएलबी भी कर लेता हूं, मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मैं कॉर्पोरेट लॉज यहां सीखूंगा और वहां पर क्रिमिनल सिविल लॉज को एक्सपर्ट बन जाऊंगा मैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या आपके लिए, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। एप्पल के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है सर, सर एप्पल स्मॉल सेगमेंट्स में नहीं था, स्मॉल सेगमेंट में नहीं था, एप्पल प्रीमियम बनाता है, क्यों ना एप्पल एक ऐसा मोबाइल लॉन्च कर दे अपना जो छोटे सेक्टर में, मतलब 10,000 15,000 का एक मोबाइल लॉन्च करने वाले, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल विल बाय दैट। क्यों ना स्टारबक्स एक ऐसी कॉफी लॉन्च कर दे जो खाली 70 या 100 रुपए की मिले, जैसे सीसीडी करता है। सीसीडी एक कॉफी 96 में देता है, एक्सप्रेसो और एक्सप्रेस कॉफी, बाकी महंगा सर, बाकी महंगा। तो जो आदमी सीसीडी में जाना चाहता है पैसे की वजह से नहीं जा सकता, वो क्या करता है 96 वाली कॉफी लेके सीसीडी चला जाता है। सो स्टारबक्स, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टारबक्स की कोई एक प्रोडक्ट है वो सस्ता कर दो, एप्पल के लिए कोई एक लॉन्च सस्ता कर दो, जैसा माइक्रोसॉफ्ट करता है। लैपटॉप वाली कंपनी, मोबाइल वाली कंपनीज करती है, महंगा भी बनाती है और सस्ता, बट क्योंकि एप्पल वो मेंटेन करना चाहती है लग्जरी चीज, एप्पल नहीं करता। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बताई मैंने, कंपनीज के लिए इंटरेस्टिंग ट्रेंड यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है, क्या क्या और चीजें नई मार्केट में आई। जैसे अगर आप जब सीएस कर लेते हो ना तो आपके पास एक फ्यूचर में ऑप्शन आता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड प्रोफेशनल, खाली सीएस कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड प्रोफेशनल, ये क्या होता है सर, आप सीएस करने के बाद में, आजकल तो बैंकरप्सी एक्सेप्टेंस के लिए बीआईएफआर होता था पहले, वो हट गया, एक नया कोड आ गया, एक नई पढ़ाई आई है इंडिया में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ठीक है, आईबीसी। ये खाली कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है क्वालिफाई करने के बाद। इसका इतना अच्छा स्कोप है मार्केट में, इंडिया में कुछ कुछ ही इसके प्रोफेशनल्स, हजारों में लगा दो आप, 152 करोड़ की पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए कुछ हजारों में इसके प्रोफेशनल, हजारों मतलब 2-5 हजार से ज्यादा एज प्रेजेंट, इतने से ही, क्योंकि 2016 में आया। तो आपके लिए एक एरिया है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको आगे बढ़ के इसको ऑप्ट कर सकते हो, ये करके मैं ये भी पढ़ाई कर लूँ तो मेरी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, मेरी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फ्रेंड्स क्या होते हैं आपके लिए, सर आप जो चीज नहीं करोगे वो दूसरे आदमी के पास है। दूसरों की स्ट्रेंथ आपके लिए क्या है, मेरी, हम 2 जन एक साथ पढ़े, सारी क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों कंपनी सेक्रेटरी है, दोनों एक ही टाइम पे एक ही ईयर में पास हुए, बट वन हैज अ गुड इंग्लिश, अनदर डोंट हैव। मेरी वीकनेस है इंग्लिश नहीं बोलना, आपकी स्ट्रेंथ है। हायर किसको किया जाए, स्पीक, उसी को तो हायर करेंगे। तो मेरे लिए क्या बन गया वो थ्रेट, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश को हटाओ, जिप काट दो,
समझ आया? मतलब कहने का मतलब है उसकी जो स्ट्रेंथ है आपको दो तरीकों से जीत सकते हो, या तो उसकी स्ट्रेंथ को खत्म करो और या फिर अपनी अपने थ्रेट्स को खत्म करो। ठीक है, आगे थ्रेट्स क्या, व्हाट ऑब्स्टेकल्स आर लाइकली टू बी फेस्ड, क्या क्या हर्डल्स आएंगे आपको। दूसरा, व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स डूइंग, जो मैंने इंग्लिश वाला एग्जांपल दिया, जैसे एप्पल का थ्रेट बता सकते हो क्या? सब कुछ प्राइस डाल दो, वीकनेस भी प्राइस, थ्रेट बताओ। वीकनेस नाम की भी चीज है दुनिया में। थ्रेट्स बताओ, थ्रेट्स जहां दूसरे अच्छे, सैमसंग कंपनी का फ्रीक्वेंट इनोवेशन, प्राइसिंग ऑफ सैमसंग, अपना प्राइस मत बोलो, आपका प्राइस, सैमसंग का प्राइस आपके लिए क्या थ्रेट है? ठीक है, स्टारबक्स के लिए थ्रेट क्या है? सीसीडी का प्राइसिंग सिस्टम। ठीक है कि नहीं? सीसीडी का प्राइसिंग। स्विगी के लिए, जोमेटो के न्यू ऑफर्स जो आते हैं, सेल कम कर देते हैं इसकी, तो वो उसके लिए थ्रेट। जो दूसरे की स्ट्रेंथ है वो आपकी थ्रेट है, ऐसा समझना। ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है आपका पेस्ले एनालिसिस, एक दूसरा एनवायरमेंट स्कैन करने का तरीका, पेस्ले एनालिसिस। पेस्ले एनालिसिस, पेस्ले स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, फर्स्ट पैरा पढ़ो जल्दी से, 369 का लास्ट पैरा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 370। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ पेस्ले एनालिसिस। सबसे पहले किस चीज के ऊपर आप पेस्ले पुट करना था, मैटर क्या है, बिजनेस क्या है, वो चीज देखिए। Because an analysis of this type is multifaceted in relation to a particular business unit proposition. If the focus is diluted as it what is exactly required from the technique, the picture so produced will be unclear and ambiguous. मतलब अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि किस चीज के लिए आपको एनालिसिस करना है, तो अगर आप एनालिसिस कर भी लोगे तो जो रिजल्ट होगा वो अभी भी क्या रहेगा, एम्बिग्यूअस, करा क्या। आपको ये नहीं पता कि आपको आउटकम किस चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च कर भी ली तो आपको फिर भी नहीं पता चलेगा ना किस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे। जैसे कुछ आपके फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पेस्ले के कुछ फैक्टर्स है जिसमें सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। पहला पॉलिटिकल, पॉलिटिकल फैक्टर आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल फैक्टर में आ गया टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी पॉलिटिकल फैक्टर आपका। नई गवर्नमेंट आती है, जीएसटी ले आती है, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, एग्जांपल जीएसटी। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट लॉस, जैसे भी रिसेंटली लेबर लॉज अमेंड हुए हमारे इंडिया में, रिसेंटली भी 4-5 दिन पहले। ठीक है, लेबर लॉज में चेंज आया, तो एम्प्लॉयमेंट लॉज में चेंज आने पर क्या आपके बिजनेस में फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि मेरा काम, मेरी अगर फैक्ट्री है जहां पर लेबर है और गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम वेजेस हर आदमी को 20,000 देनी है, मैं रखता था 4-5 हजार रुपए, तो क्या वो फैक्टर इफेक्ट करेगा? लेबर लॉस, मेरा प्रॉफिट जीरो हो गया। एनवायरमेंटल रेगुलेशन,
जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया की फैक्ट्रीज बंद करो, सबको पता ना एरिया वजीरपुर, गवर्नमेंट ने कहा सबको शिफ्ट हो जाओ किधर, बवाना, बदी, वहां पर चले जाओ। तो एकदम से यह फैक्ट्री बंद हो रही है। इन्वायरमेंटल लॉ, पॉल्यूशन रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या इफेक्ट करेगा मेरे काम को? सर्टेनली सर करेगा, अगर आप यहां से बंद करवा। एग्जाम्पल, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड टैरिफ, गवर्नमेंट ने बोला एक्स टाइप की चीज की ट्रेडिंग नहीं करनी आप, प्राइवेट ट्रेडिंग ऑफ राइस इज बैन, ठीक है, तो राइस काम करने वालों को दिक्कत है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गवर्नमेंट ने कि हमसे परमिशन लिए बिना आप ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेस को इफेक्ट करती है। सर एक टाइम होता था, आई थिंक 2014 से पहले मिली जुली सरकार होती, मतलब जहां ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी एंड नीतीश कुमार एंड कर्नाटका से वो जो कनिमोजी, ठीक है, ये सब मिलके इन्होंने सरकार बनाई। क्यों? सरकार बनाने के लिए हमें कुछ एमपी चाहिए थे, तो हमने कुछ मिलजुल के सरकार बनाई। अब मिलजुल के सरकार बनाने में प्रॉब्लम क्या आती है पता? अचानक से हमने एक रूल निकाला जिसमें ममता बनर्जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कि रोहिंग्या मुसलमानों को हमने कहा कि इंडिया में नहीं रहने देंगे, निकालेंगे बाहर से, या फिर असम के अंदर सबका आइडेंटिटी चेक होगा। अब मेरा वोटर वहां बैठा है, रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं वो बांग्लादेश से रिफ्यूजीज बन के आए, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, उसको मैंने अपने यहाँ रिफ्यूजी कैंप बना के रख लिया। क्या फायदा मेरा? मैं बीइंग ममता बनर्जी मेरा क्या फायदा होगा? वोट से। कल को दंगे करवाने हैं तो आप मरने को भी आ जाओगे मेरे सामने, क्योंकि मैंने आपको जिंदगी तो मैंने दी, आप रहते कहाँ नहीं, तो मरने को भी आओगे। और मेरा एक दबदबा बना रहेगा एरिया में, और मैं पक्का ही जीतूंगी, क्योंकि आप ही तो वोट हो मेरे, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो वोट देता नहीं है ज्यादातर, और तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रही तो तुम नहीं रहोगे, तो तुम अपने लिए मुझे वोट दोगे, ठीक है। तो हमने एक रूल निकाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, XYZ कैटेगरी नहीं रहेगी यहाँ पर। किसको हर्ट होगा? होगा हर्ट उसे। वो क्या कहेगी? मैं अपना समर्थन सरकार गिरा दूंगी, सरकार गिरी तो नई सरकार आएगी, नई सरकार आएगी तो सारे कानून फिर से बनेंगे, सारे कानून फिर से बने, मेरा तो बिजनेस हिल गया फिर से। दिन रात यही होता रहेगा, कभी सरकार आएगी कभी सरकार जाएगी। अब उसको रोकने के लिए कुछ आपको उनको प्रोत्साहन या देना पड़ेगा, कुछ भी उनको फायदा। अब आप उनको जो फायदा दोगे वो अपने फंड में से दोगे। आप इतने बेवकूफ हो नहीं, आप उसके लिए क्या करोगे? टैक्सेस बढ़ाओगे, अपने फंड्स बढ़ा लेंगे। टैक्सेस जो अल्टीमेटली बियर पब्लिक करेगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए कंट्री में। फॉरेन कंट्रीज भी तभी इन्वेस्ट करती है ज्यादा। अभी जैसे हमारी एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है स्टेबल है, उनको किसी का सपोर्ट की जरूरत, 300 प्लस सीट्स आई ना इस बार, 300 की इस बार तो शायद सपोर्ट से भी ज्यादा आ गई, इतनी की जरूरत भी नहीं थी, बिना मतलब ये जीत गए। सो एक्स्ट्रा ओवरऑल एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास। तो स्टेबल गवर्नमेंट है, सबको पता है कि इस गवर्नमेंट में फॉरेनर में, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनियां, रशियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो उनको पता है कि जो गवर्नमेंट बन के 5 साल तो अब यही कानून रहेगा, बीच में हिलेगा, तो वो एक मेंटली इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट टाइप एंड स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट किस टाइप की है? एक गवर्नमेंट है जो ब्लैक में काम करने को प्रमोट कर रही थी, एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा डिजिटल कैश लेके आओ, हम आपको ब्लैक में काम डीमोनेटाइजेशन कर देंगे, ठीक है। उससे क्या हुआ सर? आपका आपका काम करने का तरीका बदल गया, गवर्नमेंट की टाइप की वजह से भी आपका काम करने का तरीका। फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक गवर्नमेंट में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, एक में नहीं, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो कौन से है कौन से नहीं। रेगुलेशन एंड डीरेगुलेशन ऑफ ट्रेंड्स, मतलब रेगुलेशन हो रही, कई कंट्रीज को कम टाइप ऑफ वर्क को रेगुलेट, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बिना रजिस्ट्रेशन की भी कोई काम कर सकते हो आप। अब जैसे फॉर एग्जांपल मनी चेंजर बनना है, रजिस्ट्रेशन करा हुआ,
उसके बिना नहीं होगा। छोटी सी दुकान खोलिए, रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या इससे क्या दिक्कत होगी? थोड़े हर्डल्स है ये बिजनेस में, बट हर्डल्स है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। Environment and consumer protection legislation. फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है? हाँ। दूसरा एक्सचेंज रेट्स आपकी, ये तो पता है, करेंसी रेट्स आपकी। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर सप्लाई। अगर कंट्री में लेबर की सप्लाई ज्यादा है तो बिजनेस ज्यादा नहीं, ठीक है। लेबर बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेबर ज्यादा सप्लाई है क्योंकि सस्ते में लेबर मिल रही है। सब पढ़ लिख लेंगे, लेबर महंगी हो जाएगी, प्रॉफिट्स। लेबर कॉस्ट, लेवल ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन अगर है हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ कंपटीशन होगा, कंपटीशन से कंज्यूमर को। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर चेंज इन द कंट्री। सोशल फैक्टर, हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस भी क्या बिजनेस को इफेक्ट करती है? बिल्कुल। अब पहले जो रोड साइड ठेलों पे बिकता था सामान, अब लोगों को थोड़ी दिमाग आया कि थोड़ा कम खा लो रोड से, 4 दिन में एक बार खा लो, बट अच्छा खा लो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आने लगे, राइट। तो अब लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? अच्छी जगह से, शोरूम से खाना खाते हैं, अच्छी जगह से खाना खरीदते हैं। मतलब जो अच्छे रेस्टोरेंट से थे, रोड साइड ठेले, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बंद हो गए, बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसका खाना बंद कर दिया। और हेल्थ अवेयरनेस, मैगी एक्सेट्रा, मतलब अवेयरनेस गवर्नमेंट ने दी, हम नहीं बंद कर रहे हो, अलग बात है, बट बहुत सारे लोगों ने नूडल्स, मोमोज, मोमोज ट्रस्ट में हाईएस्ट लेवल पे कट डाउन हुए। एंड वी टॉक टू पीपल, लोगों ने इतना कम किया इसको बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी कि इससे प्रॉब्लम्स हो रही है। जो एक दिन में दो दो तीन दिन प्लेट खाते थे, तो एक हेल्थ अवेयरनेस की वजह से वो इंडस्ट्री खत्म हुई। प्लस कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री आप ले लो, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, है ना। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री अब आज के डेट में ट्रस्ट नहीं, जो शहरों में रह रहे हैं उनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ, बहुत कम लोग कोल्ड ड्रिंक को एक डेली हैबिट बना के बैठे। अदरवाइज स्कूल में क्या होता था? कोल्ड ड्रिंक एंड पैटी फिक्स होता था, प्रोवाइडेड पैसे हो जेब में, कोल्ड ड्रिंक और पैटी तो लेने ही लेने, ठीक है, वो एक चीज रहती थी। बट वो चीज कट डाउन हुई है। इवन यू हैव द मनी नाउ, बट स्टिल यू डोंट प्रेफर कि कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि सर धीरे धीरे पता चले कि इससे हेल्थ खराब होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन, बिजनेस चलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी, यंग को पता है आज खर्च भी कर दूंगा तो दोबारा कमा लूंगा, तो वो खर्च करेगा। ओल्ड एज को पता है आज खर्च कर दिया तो दोबारा, तो उसका स्पेंड करने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब करियर एटीट्यूड्स, अब इंडिया में सबको पता है पढ़ना, पाकिस्तान बंदूकें चला गई, ठीक है, टेरर कैंप में जाना, हमें वहां वो सब चीजें सीखनी है। तो करियर एटीट्यूड, डज दिस मैटर? करियर, मुझे पता है कि आज मेरे पास 10 लाख है और माय करियर इज ऑन बूम इन इंडिया, मैं 10 लाख में से 5-6 लाख खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है कि सर मेरा करियर डूब रहा है, 10 तो बचा लूं, फ्यूचर में काम आए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन सेफ्टी, तभी तो आप सीए या सीएस बने और लोन पे कार ले लेते हो, घर ले लेते हो। क्यों? क्योंकि पता है सेफ है, करियर सेफ है, लोन चुका देंगे, कार हमारी हो जाएगी, है ना। पॉपुलेशन हेल्थ, पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, प्रेस एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका बिजनेस एक चीज और डिपेंड करता है रिसर्च पे। द मोर द रिसर्च, मोर द ग्रोथ। एप्पल कंपनी हर साल एक फिक्स परसेंटेज अपने रिसर्च पे खर्च करती है। रिसर्च मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आती है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च पे खर्च करती है सबसे ज्यादा। रिसर्च मतलब वो नई नई इनोवेशन कर रही है तो नई नई चीजें। Impact of emerging technology and research and development activity, impact of internet, reduction in communication cost and increase remote। अब आपका communication cost का reduction हो गया, तो जीरो ही हो गया। इंटरनेट डलवाओ फ्री, तो थोड़ा बहुत इंटरनेट का पैसा जरूर लगता है। कम्युनिकेशन की कॉस्ट ही खत्म हो गई है, क्या उससे भी बिजनेस चलते हैं? इंटरनेशनल कॉल्स करो, एक सिटी से दूसरी सिटी करो,
पहले क्या होता था, सोचते थे कि कम्युनिकेशन करने में तो इतना पैसा लगेगा, इससे बड़े लोकल में बेच देते हैं। आज की डेट में आधे जरा चाइना या अमेरिका जाके क्यों नहीं बेच पा रहे? पता है कि मैं जो चीज मैं यहाँ बना रहा हूँ अमेरिका में अच्छे से बिकती है, ज्यादा में बिकेगी, बट व्हाई कैंट आई सेल इट ओवर देयर? ओनली रीजन, वहां मैं पहुंच नहीं सकता और पहुंचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। जाना आना 2-4 बार जाऊंगा, पैसे लगेंगे ज्यादा। इससे बढ़िया बिहार जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, वहां पर जाके सेल करता हूँ, क्योंकि नहीं भी बिका तो मेरा कॉस्ट जो बहुत कम है वहां जाने, और निकल जाएगा, इतना मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिजनेस बदल रहा है, टेक्नोलॉजी तो खैर बता चुका हूं मैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस चेंज। लीगल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिकॉज सर हुक्का पार्लर्स पता है सबको, हुक्का पार्लर्स में पहले ना लाइसेंस नहीं होता, जिस मर्जी जहां मर्जी ठेलों पे भी चला रहे सब कोई, बिजनेस चल रहा था। वो उनका बिजनेस कहीं पर बंद हो गया, पता क्यों बंद हुआ? क्यों? क्योंकि हुक्का के लिए भी क्या चाहिए? Those who can obtain license will get it. तो हुआ क्या? बदला। Employment laws, employment laws में चेंज आने की वजह से भी आपका चेंज आएगा। कंपटीशन के लॉज में चेंज आएगा। कंपटीशन लॉज एक्सेट्रा आप नेक्स्ट लेवल पे पढ़ो। कार्टेल पता सबको होता है, कार्टेल, कार्टेल इंडिया में अब जैसे पहले भी नहीं था, कार्टेल नहीं बना सकते, बाद में बता। फॉरेन ट्रांजेक्शन लॉस, फॉरेन के ट्रांजेक्शन के लॉस, जैसे फॉरेन के ट्रांजेक्शन पहले तो अलाउड नहीं थे, अब फॉरेन के ट्रांजेक्शन आपको अलाउ हो गए कि आप फॉरेन से भी डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते। देन टैक्सेशन लॉस, इंडिया के टैक्स के लॉस, तो कितना ज्यादा टैक्स माफ कर रही है कंट्री, कंपनीज के लिए टैक्स माफ हो गया ना, जो भी कंपनीज है वो बाहर से आओ एंड यू स्पेंड द मनी ओवर इन इंडिया, यू विल बी गेटिंग सर्टेन डिडक्शन, आपका प्रॉफिट माफ है। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग इधर बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं आपको? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जैसे एक मैंने बताया आपको, व्हाट ऑल थिंग्स विल इफेक्ट इन इन्वायरमेंट। पेड़, ट्रीज कट नहीं कर रहे, तो क्या पेपर इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है उससे? पेपर इंडस्ट्री इफेक्ट, पेपर तो उससे बना, तो पेपर इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है इन्वायरमेंटल लॉस से। प्लस कार, पेट्रोल डीजल कार इंडस्ट्री, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जहां जिस सिटी में आप बैठे हो वहां से बेस्ट पूछिए सबसे पहले। डीजल कार का दिल्ली का रूल पता है आपको क्या? 10 साल, पेट्रोल 15 साल, 20 साल, 12 तो नहीं, पेट्रोल 20 है। पेट्रोल इज 20 years, पेट्रोल 20 पे, ठीक है दिल्ली में, ठीक है 15 या 20 जो भी है, क्योंकि 2 दिन में बदला है। सो सपोजिंग अगर पेट्रोल का अगर हम कहते हैं कि 15 साल है, ठीक है, पेट्रोल इसको, हाँ 15 साल, सो अगर 15 साल पेट्रोल की गाड़ी रह सकती है, 10 साल डीजल की गाड़ी, इन्वायरमेंटल लॉ है, क्या इफेक्ट हुआ होगा इससे दिल्ली के अंदर? सेल कुछ डीजल मैन्युफैक्चरिंग कार की सेल दिल्ली के अंदर गिरी हुई सर्टेनली, और सीएनजी लगाओ बेनिफिट पाओ, उससे भी क्या डीजल या पेट्रोल की कारों की दोनों की गिरी होगी। आया एक नई चेंज आया इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रिक कार, क्या उससे सभी कुछ गिर जाएगा? उससे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, उससे तीनों, तो नया नया इनोवेशन होता जा रहा है और पुराने धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सर डीजल तो सर्टेनली इलेक्ट्रिक गाड़ी आने से खत्म होगा, पेट्रोल सर्टेनली खत्म होगा, सीएनजी और इलेक्ट्रिक चलेगी। वही सेम अडॉप्ट कर रहे हैं सर हम वेस्टर्न कंट्रीज, ट्रस्ट में, जो वहां पर आज से 10 साल पहले था हम इधर लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं, और वो
होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टेशन भी होंगे। शायद 6 तो भी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, 6 नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड समवेयर। वेरी सून वी विल हैव इलेक्ट्रिक कार्स ऑन द रोड, जो कि ऑलरेडी है रोड्स पे। एक रेवा कंपनी ना, रेवा सुजुकी, टेस्ला का एक बच्चे ने हमें बताया था, टेस्ला का, महिंद्रा, टाटा सब लेके आ रहे हैं। तो बाय द ईयर हमारा 2021 बेनिफिट्स भी है सर। सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट बेनिफिट आपको बजट में भी देना है, बेनिफिट बजट में भी दिया है, इन्वायरमेंट का बेनिफिट मिल रहा है आपको, प्लस आपको सस्ती पड़ेगी, लेस कॉस्टली है, और सोलर पावर ज्यादा चलेगा उससे। लोग अपने घरों पे जो सोलर पार्टी लगाते थे, सोलर पावर लगाएंगे और सोलर से ही गाड़ी चलाएंगे, चार्ज उसी से करेंगे ना, तो फ्री हो गया ट्रांसपोर्टेशन, बट उससे घाटा भी है, नंबर ऑफ व्हीकल विल इंक्रीज। एक कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट लेते हुए क्यों नहीं चलाते अब गाड़ी, क्योंकि सर थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ रही है, ठीक है। ये तो हर घर के अंदर 7-8 गाड़ियां, सारा दिन सूरज की गर्मी है नहीं, हमारे पास बहुत है, लगा के रखो चार्ज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज करो रख लो। तो डेफिनेटली एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ने से आपके फ्लाईओवर बढ़ाने पड़ेंगे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम हो जाएगी, अलग अलग फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, एनर्जी अवेलेबल एंड कॉस्ट। एनर्जी की वजह से क्या आपके बिजनेस इफेक्ट करते हैं, जो भी डीजल वाला एग्जांपल दिया आपने। वेस्टेज डिस्पोजल, क्या उसकी वजह से बिजनेस, प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, तो क्या प्लास्टिक इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। से नो टू टोबैको, डिक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वाले में स्टेज ऑफ बिजनेस है। सर बिजनेस की साइकिल से भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है आपका बिजनेस, मतलब अगर आप स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल का मतलब है कि आपकी जो बिजनेस की साइकिल होती है कि अर्ली स्टेज, अर्ली ग्रोथ, फिर होता है ग्रोथ, फिर होता है आपका ग्रोथ लंबा चलता है, फिर आता है सैचुरेशन में मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइनिंग एट द हायर स्पीड एंड डिक्लाइनिंग एंड डिक्लाइन हायर स्पीड एंड फिनिश। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक टाइम होता था इंडिया के अंदर कोई चीज अगर इंडस्ट्री बनी थी ना, तो अर्ली स्टेज और ग्रोथ पे रहती थी वो, बस मैच्योरिटी आती नहीं थी उसकी, मेच्योरिटी इंडस्ट्रीज में थी नहीं, क्योंकि उसके सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं। आज की डेट के अंदर सब्सिट्यूट इतने अवेलेबल है, आपने इंडस्ट्री आई आपकी, फॉर एग्जांपल कार की ले लीजिए आप, सीएनजी कार आई, सीएनजी कार के स्टेज क्या थे, सीएनजी कार अर्ली स्टेज, ग्रोथ, लंबे समय तक ग्रोथ हो रही थी उसकी, ग्रोथ होते होते अचानक से एक नया मार्केट के अंदर आया इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, ये इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, बिजनेस को इफेक्ट करेगा नहीं, कितना फ्रिक्वेंटली आप साइकिल चेंज हो रहे हैं। वो पुराना जब टाइम था, एम्बेसडर गाड़ी आती थी पेट्रोल या डीजल में, बस वही थी और कुछ था ही नहीं, क्योंकि नई इनोवेशन थी नहीं, और वो बस ग्रोथ ही थी उसमें, डिक्लाइन तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। एम्बेसडर के बाद में दूसरी गाड़ियां लॉन्च हुई, सस्ती गाड़ियां आई, तो उसमें क्या हुआ, एम्बेसडर को स्टेबल किया उन्होंने, फिर एम्बेसडर को उन्होंने डिक्लाइनिंग स्टेज पे ले गया है, और एम्बेसडर को उन्होंने हाईएस्ट डिक्लाइन पे लिया। आई थिंक अब एम्बेसडर बंद हो गई, हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गई, तो ये था। और पूछो, और कोई सवाल, चलें आगे, हिम्मत है।